स्टूडेंट्स सभी प्रेजेंट हैं? चलिए ठीक है, बैठो भाई, बैठ जाओ, सीट लीजिए। और तुम लोग नोट्स नहीं बना रहे हो, ये काम गड़बड़ कर रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है सर। हाँ, तो इसमें देखिए, कल हमने जो बातें पढ़ी थी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में, इसमें हमने सीखा था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, माने सजीवों के क्या लक्षण है। ठीक, अब सजीवों के क्या लक्षण है, तो वो सारे लक्षण आपने देखा, आपके सामने लिस्ट है। तो तुमने देखा कि पहला लक्षण, सभी सेल स्ट्रक्चर, सभी सजीव सेल से बने होंगे। ठीक है, उनका एक विशेष प्रकार का स्पेशल व्यवस्था है। सबसे छोटी इकाई सजीवों की सेल होती है। दूसरा आपने ग्रोथ कल पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, ये तीन चीजें आपने बड़ी अच्छे से समझ लिया था। तो उसमें क्या देखा कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो किसी भी वो लिविंग का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है नहीं, जबकि ये आपका पहला वाला स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब हम इन तीनों को डिस्क्राइब लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। इसमें हम रेस्पिरेशन पढ़ें। तो देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। ठीक है, श्वसन माने, अब श्वसन को आप ऐसे नहीं रिलेट करिएगा। श्वसन का मतलब ब्रीथिंग नहीं होता है, सांस लेना नहीं होता है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों अलग अलग बात है। ब्रीथिंग माने सांस लेना। ठीक है, ब्रीथिंग का प्रोसेस सिर्फ आपके फेफड़ों में हवा माने गैसों का मिश्रण को भरना और बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं। जबकि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो फेफड़े में आपने हवा भरा, उस हवा से ऑक्सीजन को लेके और तुम्हारे सेल तक, प्रत्येक सेल तक पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर से वापस करना, इस पूरे प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन माने श्वसन। ठीक है, तो अब देखना है कि श्वसन किसी सजीव का, किसी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं। तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि श्वसन किसी भी नॉन लिविंग में होता नहीं है, आप सभी जानते हैं। ठीक, नॉन लिविंग में नहीं होता है। क्या देखा तुमने, व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, ये सपोज करिए कि ह्यूमन लंग, फेफड़ा, इसमें आपने नोजल कैविटी से सांस लिया, हवा का मिश्रण लिया और ये आपके फेफड़े में आके भर गया। ठीक है, अब यहां से ये ब्लड में ऑक्सीजन घुल के हार्ट तक जाता है और हार्ट ब्लड में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसके साथ ब्लड को पंप करता है और ब्लड बाकी शरीर के सभी अंगों तक जाता है, वहां सभी सेल्स तक जाता है और सेल के अंदर कंबस्टन की प्रक्रिया होती है, दहन की प्रक्रिया होती है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो गई। अब वहां से ये अलग प्रोसेस है, कैसे एनर्जी मिली, पूरी बॉडी को क्या करना है, वहां कंबस्टन में जो भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो फिर से ब्लड में घुल के वापस आता है हार्ट में और हार्ट पंप करके उसे लंग में लाता है। फिर यहाँ से आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं। तो वहां ये पूरा प्रोसेस माने ब्लड में ऑक्सीजन का घुलना और फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल के फेफड़ों के हेल्प से बाहर निकालना, इस पूरे प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक, तो ये रेस्पिरेशन केवल लिविंग में होगा, मींस दिस कैरेक्टरिस्टिक इज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात आप समझ, ठीक है, यहाँ समझ आ गई। अब व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इस तरीके की सारी चीजें जब रेस्पिरेशन का अलग से चैप्टर चलेगा उसमें आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब दूसरी बात क्या है, सेंसिटिविटी एंड एडाप्टेबिलिटी।
तो सेंसिटिविटी का मतलब समझिएगा, सेंसिटिविटी का मतलब संवेदना तथा अनुकूलन, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी जीव हो, सपोज करिए कि कोई ह्यूमन है या हम लोग हैं, जैसे ही सर्दियां आती हैं तो हम क्या होता है, बाहर का वातावरण चेंज होता है, बाहर का क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे ही बाहर का क्लाइमेट चेंज हुआ तो हमारी बॉडी उस चीज को सेंस कर लेती है कि बाहर ठंडी आ गई। अब ठंडी आ गई तो ठंडी में क्या करती है बॉडी, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, आप वूलन कपड़े पहनने लगेंगे, ठीक है। तो ये बॉडी क्या हुआ, उसने बॉडी ने सेंस किया कि बाहर सर्दी है, ठीक है। बॉडी में सर्दी नहीं हो रही है, क्लाइमेट में सर्दी हो रही है और उसने सेंस किया। ऐसे ही गर्मियों में, जैसे ही गर्मी बढ़ती है सर्दियों के बाद, तो बॉडी क्या होता है, बॉडी में कुछ नहीं हुआ, बॉडी जैसे वैसे ही है, बस बाहर क्या हुआ कि क्लाइमेट में चेंज हुआ, क्लाइमेट गर्म हो गई, आपके आसपास का वातावरण गर्म हुआ, तो बॉडी सेंस कर लेती है कि बाहर गर्मी है और वो वैसे ही अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर देती है। और ये टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है बॉडी का, ये तुमने ब्रेन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जब ब्रेन पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और जैसे ही बाहर पता चला कि गर्मी है, सर्दी है, ऐसे ही बॉडी ने बाहर की चीजों को सेंस कर लिया। सेंस करने के बाद बॉडी वैसे ही क्या करती है, अनुकूलित हो जाती है, एडॉप्ट कर लेती है अपने आप को, वैसे ही ढल जाती है, खुद को उस टेम्परेचर में ढाल लेती है। उसी बात को क्या कहते हैं, एडाप्टेबिलिटी। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब में कहाँ पे रह रहा है, इक्वेटर पे। इक्वेटर मैंने समझ रहे हैं, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर होती है। यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ता है, यहाँ से लेके कैंसर ऑफ ट्रॉपिकॉन एंड कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या कहते हैं इसको, मकर रेखा, ठीक है, और कर्क रेखा, इनके बीच में सूरज चमकता है, कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिकॉन, ठीक है। तो इस वाले एरिया में जितने देश पाए जाएंगे उसमें गर्मी बहुत होती है। और यहाँ के लोग अगर यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, सूरज से दूरी बढ़ी माने ठंड बढ़ी, तो इनकी बॉडी यहाँ के जलवायु में सेट हो जाती है, यहाँ के क्लाइमेट में सेट हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम एडाप्टेबिलिटी कहते हैं। माने जो ह्यूमन बॉडी या किसी जानवर की बॉडी है, वो जब दूसरे जलवायु में ढलती है, उस प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं, एडाप्टेबिलिटी कहते हैं। तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसमें है, लिविंग में। तो ये भी आपका क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर यही बात सेंसिटिविटी नहीं होती किसी लिविंग में तो क्या होता, अगर एक तरफ से आपका हाथ जल रहा है, मान लो माचिस की तीली तुमने जलाया, ठीक है, माचिस की तीली जलाया और ये जलते 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 यहाँ तक आ गया, यहाँ तुमने उंगली से पकड़ा हुआ, अगर सेंस नहीं कर पाती बॉडी आपकी तो क्या होता, उंगली जलने लगती और आप जान नहीं पाते। तो ये भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ये हो गया। अब अगला मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट माने गति करना, गति, एक जगह से दूसरे स्थान तक जाना। अब गति दो प्रकार, या तो आप स्थान चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज पॉइंट ए पे थी और चलते चलते पॉइंट बी पे पहुंची, तो ये भी गति हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही गति हुई, मूवमेंट में क्या हुआ, कोई पौधा छोटा सा था, ठीक है, और ये क्या हो गया, अब यहाँ पे बड़ा हो गया, तो इसने भी तो गति किया, ग्रोथ किया, इसमें भी मूवमेंट, ये हिलेगा, ये भी मूवमेंट होगा। अब जरा एक बात सुनिए कि पौधा तो जहाँ रहेगा वहीं रहेगा, यहाँ पे प्लांट है ये यहीं रहेगा, लेकिन अगर कोई आदमी है तो ये क्या करेगा, ये चल के एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकता है। माने इस लिविंग में तो मूवमेंट होगा, लेकिन इस लिविंग में मूवमेंट नहीं होगा। माने ये बात क्लियर हो गई,
कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाएगा, ये जाएगा। तो इसका मतलब है कि सभी लिविंग में एक जैसा गति नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा। समझ गए? इसका मतलब ये भी क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं। बात समझ आई? ये समझ। नहीं तो अगर हम नॉन लिविंग में देखें, मान लो कोई पेपर यहाँ पड़ा है, ठीक, और हवा चली तो उड़ के यहाँ आ जाएगा, इसमें भी तो गति होगी। समझ गया? इसका मतलब कि ये मूवमेंट नॉन लिविंग में भी इस नजरिए से देखा जाए तो हो रहा है। कोई पत्थर का टुकड़ा है, पानी में पड़ा है नदी में, और नदी के धारे की वजह से एक स्थान से जाके दूसरे स्थान पे पहुंच गया बाहर करके, तो उसमें भी गति हुई। इसका मतलब गति सिर्फ लिविंग में नहीं होगी, हो सकती है नॉन लिविंग में। मीन्स ये भी क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक में। दूसरा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस माने चेतना, माने होश में रहना, ठीक है, होश में रहना। तो कॉन्शियस, सजीव कॉन्शियस होते हैं, निर्जीव अनकॉन्शियस होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी बातें पता चल जाती हैं कि लिविंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारी चीजें समझी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। समझ में आया भाई? पीछे बताइए आप लोगों को कोई दिक्कत? मतलब अब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बता लेंगे? ठीक है। तो ये बात आपको अब घर पे जाके रिवीजन करना और लर्न कर लेना, इसको समझिए। देखिए हमने इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इसमें एक चीज छूट गई है, उसको भी आप डाल लो। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेता है, अभी ध्यान आया है। मैंने ये आपका 8वां है, मेटाबॉलिज्म। पहले बताया था मैंने इसको? नहीं बताया है? चलिए इसको समझते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म, देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमेशा, मतलब थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में हमेशा हो रही है। इसी वजह से अब हमें पता है, या डॉक्टर या किसी को पता रहता है कि सामने वाली बॉडी जिंदा है कि नहीं जिंदा है। समझ गए? इवन कोई कोमा में भी जाता है ना, तो उसमें कुछ न कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं, केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से पता चलता है कि ये आदमी अभी अलाइव है, डेड नहीं है। जैसे ये सारी रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे तो समझिए कि वो व्यक्ति मर गया या वो जीव मर गया। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म क्या है आप समझिए, ऐसे इसको समझ सकते हैं कि सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, ऑल केमिकल्स रिएक्शन occurring in our body, sum of all chemical reactions occurring in our body। हमारे शरीर में जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबका टोटल, उन सबका सम ही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। और इन सभी रिएक्शन, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन योर बॉडी, इन सभी रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ये बात समझ आई? ये भी क्या है, मेटाबॉलिज्म, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इसको जरा हम देखते हैं, प्रूव करते हैं कि क्या ये डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है ना। तो देखिए इधर इरेज कर लेते हैं, हटा दें। अब इसको ऐसे समझिए, जितनी भी क्रियाएं, जितने भी रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रही हैं, हमेशा हमने कहा ना कि थाउजेंड्स, हजारों रिएक्शंस हो रही हैं, तो उन रिएक्शंस को दो तरीके से बांटा गया है। कुछ रिएक्शन जब होती हैं तो उन रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और कुछ रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। तो इस आधार पे दो नाम दिए गए हैं। तो पहला आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, और दूसरा
कैटाबोलिक रिएक्शन। एनाबोलिक रिएक्शन और कैटाबोलिक रिएक्शन दो तरीके की रिएक्शन होती हैं। ये सभी जो थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन इनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। कुछ को कहते हैं हम एनाबोलिक रिएक्शन और कुछ को कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। बात समझ आ रही है? देखिए अब इसमें क्या होता है, एनाबोलिक किनको कहेंगे और कैटाबोलिक किनको कहेंगे, इनमें एक चीज आप ऐसे समझना कि जो एनाबोलिक रिएक्शन है इनको होने के लिए इनमें यूज एनर्जी एनर्जी का प्रयोग होता है, ऊर्जा लगती है। इन क्रियाओं के होने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है। और इन कैटाबोलिक रिएक्शंस को होने के लिए, ठीक है, इसमें जब कैटाबोलिक रिएक्शन होती हैं तो एनर्जी रिलीज होती रिलीज होना माने एनर्जी मिलती है, एनर्जी निकलती है। तो हमारी बॉडी में जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं वो दो प्रकार की हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें एनर्जी की जरूरत होती है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनके होने से एनर्जी निकलती है। तो इस आधार पे दो तरीके के नाम आपको दिए गए हैं और ये आपने 9th में या फिर प्रीवियस ईयर आपने पढ़ा होगा। जो नहीं पढ़े हैं वो देखना क्या होता है। इसको एक बात ऐसे समझिए कि एनाबोलिक रिएक्शन में आपका अगर एग्जाम, एनाबोलिक रिएक्शन में ऐसे समझिए कि सिंपलर कंपाउंड ज्वाइंड टू मेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। माने सिंपलर कंपाउंड को मिलकर सिंपलर कंपाउंड मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, ठीक है। सरल रचना वाले कंपाउंड मिलकर के जटिल रचना वाले कंपाउंड को बनाते हैं। इस तरीके की अगर रिएक्शन हो रही है, सरल रचना वाले कंपाउंड से जटिल रचना वाली कंपाउंड बन रही है, तो ऐसी प्रक्रियाओं को, ऐसे रिएक्शन को हम एनाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में एनर्जी की जरूरत होती है। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो बड़ा अच्छा एग्जांपल आपका है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, तो सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा, हरे पौधों के द्वारा किया जाता है, जिसको आपको पढ़ाया गया है, आप पहले से सारी बातें जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, भाई CO2 लिया इन्होंने, वाटर लिया और क्या बनाया C6H12O6, कुछ ऑक्सीजन रिलीज हुआ और कुछ भाप भी रिलीज होता है, यही तो प्रकाश संश्लेषण है। क्योंकि यहाँ प्रकाश संश्लेषण को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए कि एनाबोलिक रिएक्शन एक ऐसे। इसमें देखिए ये एक सिंपल कंपाउंड, ये एक सिंपल कंपाउंड, दोनों सिंपल कंपाउंड मिल करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी अब क्रियाएं होती हैं तो उनको कहा जाता है एनाबोलिक रिएक्शन। बात समझ आई? ये चीज आप समझिए। ऐसे ही आपको एक दूसरा एग्जांपल मिलेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन। माने प्रोटीन फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड्स, माने अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बना। अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, दो अमीनो, ऐसे अमीनो एसिड मिले तो इन्होंने क्या बनाया, प्रोटीन। क्या बनाया, प्रोटीन। तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। सिंपलर सब्सटेंस से अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को, ऐसे रिएक्शन को एनाबोलिक रिएक्शन कहते हैं और ये आपकी बॉडी में होती है। समझ आई बात? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो ये एनाबोलिक? अगर आपने पहले से पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आज इसको जान लीजिए, ठीक। अब हम अब ये देखिए, ये एनाबोलिक हुआ, किसमें हुआ, लिविंग में हुआ। अगर हम कैटाबोलिक को देखें तो कैटाबोलिक रिएक्शन अभी आपने क्या जाना कि इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
डिवाइडेड इन सिंपलर कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपलर कंपाउंड में बंटता है, टूटता है। ठीक, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपलर कंपाउंड में टूटता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी को हेल्प करती है। ठीक, तो ऐसे रिएक्शन जो आपकी बॉडी में होते हैं उनको कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन। ठीक है, इसमें क्या किया आपने भाई, आपके सेल्स में रेस्पिरेशन होता है, वहां से एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में आप लोगों को सारा समझाया गया है, बताया गया है। तो ये रेस्पिरेशन क्या है आपका, एक कैटाबोलिक रिएक्शन है। दूसरा अगर आप देखो इसका एग्जांपल, तो डाइजेशन। डाइजेशन, पाचन भी एक कैटाबोलिक रिएक्शन डाइजेशन सिस्टम में पढ़ाया गया था। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है, तो डाइजेशन में भी तो आप क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं और वो जो पचता है तो सिंपलर कंपाउंड में विभाजित हुआ और इसके बाद से आपको रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। सही है, तो इस तरीके से आपने देखा कि मेटाबॉलिज्म भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है जो सजीवों में होता है। और ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो सभी रिएक्शंस आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही है उनको दो प्रकार से अलग अलग विभाजित किया गया है। कुछ रिएक्शन को एनाबॉलिक कहते हैं, कुछ को कैटाबॉलिक कहते हैं। और ये नॉन लिविंग में नहीं होगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म भी क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है या फिर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, लिविंग का। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने क्या देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इंपॉर्टेंट टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर का, वो कवर हो गया। अब नेक्स्ट डे या अगली क्लास जब भी होगी बायोलॉजी की, तो उसमें हम टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे और फिर ये पढ़ेंगे कि किंगडम कैसे बनाए गए, कितने किंगडम बने हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, इन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।